फ्रेंड्स, ट्रायल के बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। सीआरपीसी का फर्दर चैप्टर शुरू करने से पहले हमने सोचा कि आपको कुछ करंट एस्पेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन दिया जाए और आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ कम्युनिकेशन करें जो हमारे सराउंडिंग में घट रही हैं, जो पॉलिटिकल भी है और लीगल भी है, साथ साथ उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक सब्जेक्ट हमने चूज किया है आज, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इन्वॉल्व है। शुरू कर सकते हैं। सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है सिटीजनशिप पर लॉ बनाने के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जहां इंटर कंट्री कम्युनिकेशन मूवमेंट फास्ट हो गया है और हमारे कंट्रीज के एनआरआईज भी बाहर बहुत माइग्रेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं उन्हें भी अपने कंट्री में जहां से वो ऑरिजिनली माइग्रेट करके गए हैं उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए बराबर समय समय पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया जाता रहा है। फॉरेनर्स को लेकर के जो फॉरेन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप फॉर जो माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं, उनको सिटीजनशिप के लिए रिलेटेड आर्टिकल्स ज्यादातर आप देखेंगे सेक्शन 7 A, B, C, D से लेकर के सेक्शन उन सेक्शन में तो दिए गए, साथ साथ थर्ड शेड्यूल में दिए गए। इनमें ज्यादा अमेंडमेंट 1915 में किए गए हैं क्योंकि हमें लगा कि जो एनआरआईज है उन्हें भी इंडिया में किसी एक्सटेंट तक कुछ सिटीजनशिप का राइट दिया जाए, स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करने का राइट, ताकि हमारे कंट्री को कुछ बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके और उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में हो सके। लेकिन आज जो हमारा डिबेट का पॉइंट है वो कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा लड़ाई, ये एनआरसी को लेकर के मूवमेंट चला। 2019 में अमेंडमेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए कुछ कम्युनिटीज को, जैसे हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बुद्ध, उन्हें इंडिया में सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है। अब ये अमेंडमेंट 2019 में जो किया गया है वो सेक्शन 5 के प्रोविजंस में अमेंडमेंट है। सेक्शन 5 में प्रोविजन ये है कि कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई पर्सन जो इंडियन ऑरिजिन को बिलोंग करता है, इंडियन ऑरिजिन मतलब वो भारत में पैदा हुआ हो, विदेश में गया रहा हो, विदेश से लौट आया हो, चाहे 1950 के पहले का हो, 1950 के बाद का हो, इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, उसके लिए प्रोविजन दिया गया सेक्शन 5 में सिटीजनशिप बाय रेस्ट्रिक्शन। तो एक तरीके से सेक्शन 5 सिटीजनशिप को रेगुलराइज करता है। जो इरेगुलर सिटीजन्स है, जो इंडियंस थे, चले गए थे बाहर,
लेकिन वो इंडिया में आकर के इंडिया में रह रहे हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन सिटीजनशिप के लिए। इसके लिए प्रोविजन है उन्हें 7 साल कम से कम भारत में रहना होगा और लेटेस्ट एप्लीकेशन के पहले, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 12 महीने तक उन्हें इंडिया में रहना होगा। 5 साल तक जनरल रेजिडेंस, जनरली रेजिडेंट इन इंडिया, और 1 साल तक 12 महीने तक पार्टिकुलर उन्हें इंडिया में रहना ही होगा, यहां से कहीं मूव नहीं करना होगा। दिन दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। इसी प्रोविजन को 2019 के अमेंडमेंट में रिलीज किया गया है। ये जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इनको रेगुलराइज करने के लिए ऐसे लोग जो 31 मार्च 30 मार्च 2014 या उसके पहले इंडिया में आ चुके हैं, उनको सिटीजनशिप देने की व्यवस्था करता है। पहली कंडीशन तो यह है जो 30 मार्च 2014 के पहले इंडिया में आ चुके हैं और इन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दूसरा, उनका जो सोर्स ऑफ माइग्रेशन है, जहां से वो आते हैं, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं, जो भाग करके इंडिया में आए हैं, उसका कारण उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो। रिलीजियस परसिक्यूशन, या तो उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ हो, सरकार ने परेशान किया हो, या वहां की जो मुस्लिम मेजॉरिटी ने परेशान किया हो, या उनका उन्हें फियर हो, भय हो। या तो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ हो या उसका उन्हें फियर हो, तब अदर कंडीशन फुलफिल करने पर 30 मार्च 2014 के पहले अगर वो आ चुके हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट करेगी। इस कंसोनेंस में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट 2019 में किया गया है। अब इसको लेकर के एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में विरोध है। उनको ये लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट है, इससे उनका राइट ऑफ रेसिडेंस अफेक्टेड होगा। उनको निकालने की प्लानिंग है, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ये उनको डर लगता है। ये फियर इंजीन्यून है, पॉलिटिकल है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस भी आई हैं, अलग अलग ग्राउंड्स पे आई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने राइट को लेकर के हम जाते हैं, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आर्टिकल 32 है। अब उनका ग्राउंड ये है कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 14 को क्या वायलेट करेगा। आर्टिकल 14, 15, 16 तीन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में दिए गए राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 जनरल इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 स्पेसिफिक इक्वलिटी, इंडियन सिटीजन की इक्वलिटी, चाहे किसी जाति को हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, उनके साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है, स्टेट की लायबिलिटी है। और इसी कंटेक्स्ट में आपने देखा, इन्हीं प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट बना है, SC/ST एक्ट जो बना है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लाइव्स एक्ट बना है, बहुत सारे एक्ट बने हैं ताकि उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी ना होने पाए। अनटचेबिलिटी एक्ट बना है,
अब इस ग्राउंड पर तो जो आर्टिकल 15 है, पहली चीज तो ये है वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। दूसरा, वो तभी कोर्ट में जा सकते हैं जब उनके किसी राइट का वायलेशन हो चुका हो। और रिलीजियस ग्राउंड पर, कास्ट ग्राउंड पर, अब यहां समझने की बात है कि क्या इंडियन सिटीजन आर्टिकल 15 को लेकर कोर्ट में जा सकता है? क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? क्या उन्हें उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है? क्या उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है? क्या उन्हें किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है? क्या उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है रिलीजन के बेसिस पर? तो नेचुरली आर्टिकल 15 को इन्वोक नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 14 पर हम आते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहां दो वर्ड हैं, लॉ एंड लॉज। जहां पहला खंड आर्टिकल 14 का वो कहता है कि जब कोर्ट के सामने आप जाएंगे, चाहे गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या लेबर हो, सबके साथ एक साथ ट्रीटमेंट, एक बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो जिस लॉ को वायलेट करेगा इनमें से कोई, उसके लिए उन्हें डील किया जाएगा, न कि उनके स्टेटस के बेसिस पर। यही रूल ऑफ लॉ है, सब बराबर है। अब जो दूसरा क्लास है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से बात करता है, मतलब बहुत सारे कानून इंडिया में है और सारे कानूनों का लाभ सबको बराबर से मिलना चाहिए। और यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अर्थ यह हुआ कि जिसके लिए जो लॉ बना है उसका लाभ उसको मिले और सबको बराबर मिले। जैसे कोई लॉ वीमेन के लिए बना है, डॉरी प्रोविजन एक्ट बना है, तो सारी वीमेन का एडवांटेज मिले उस लॉ का, और जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। जितने भी लॉ बने हैं, या जैसे मान लीजिए मेडिकल कार्ड से रिलेटेड कोई लॉ बना हुआ है, तो सारी मेडिकल का एडवांटेज सबको मिले। तो आर्टिकल 14 क्लास 2 स्पेसिफिक लॉ की बात करता है, चाहे वीमेन से रिलेटेड हो, चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे जनरल लॉ हो। जिस कम्युनिटी से, जिस पर्सन से, जिस सोसाइटी से रिलेटेड वो लॉ है, उसका लाभ उसे मिलना चाहिए, और जो जो उसमें कवर होते हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है। अब यहां जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 का है, ये कॉन्सेप्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन का है। जब आप किसी इंडिविजुअल को, किसी कम्युनिटी को कोई लाभ देते हैं, कोई लाभ बनाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है, दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा रीजनेबल नेक्सस। क्या उनको, उनकी पहचान उस कैंडिडेट के रूप में, उस इंडिविजुअल या कम्युनिटी के रूप में ऐसे की जा रही है कि वो लाभ लेने लायक है, और दूसरा, अगर वो लाभ लेने लायक है, अगर उनकी पहचान हो चुकी है, तो क्या उन्हें जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ, जो लाभ दे रहा है, उसमें और उनमें कोई सीधा संबंध है। जैसे मान लीजिए आपने लाभ बनाया कि जो पिछड़े लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इनकम कम है, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पहले उन स्टूडेंट्स की पहचान होनी चाहिए। आप क्वालिफिकेशन ले डाउन करेंगे, आपके फादर की इनकम कम होगी, इतनी इनकम होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतने परसेंट ऑफ मार्क्स होने चाहिए, तब आपको उसका लाभ मिल सकता है। लाभ देने से पहले यह भी सोचना पड़ता है, स्कॉलरशिप देने से पहले यह भी सोचना पड़ता है कि क्या जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, कहीं उसका शराब तो नहीं पी जाएगा, दारू तो नहीं पी जाएगा। इसलिए दो क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। केवल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ही नहीं है और केवल रीजनेबिलिटी नहीं है, बल्कि रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए उस लॉ में, और उस लॉ के तहत जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें। और हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि इंडिविजुअल का भी क्वालिफिकेशन एक अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। चिरंजीत लाल वर्सेस इंडिया केस में आपने देखा था,
एक कंपनी को कोर्ट ने कहा उसको अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि जब क्लासिफिकेशन हो रहा है, हमें यह देखना है कि जिन लोगों को हमने क्लासिफाई किया है 2019 के अमेंडमेंट में बेनिफिट देने के लिए, क्या उन्हें सिंगल आउट किया जा सकता है, क्या उनका अलग पहचान की जा सकती है, और जो पहचान की गई तो क्या उन्हें जो बेनिफिट दिया गया है वो उनमें कोई सीधा संबंध है। तो अब हमें ये देखना है पहला कि हमने किनको आइडेंटिफाई किया है। हमने जो सिंगल आउट किया है उन लोगों को, कुछ लोगों को भले नाम दे दिया गया हो, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध एक्सेट्रा, लेकिन ये केवल जाति नहीं है, ये केवल धर्म नहीं है। धर्म के साथ साथ क्या है? रीजनेबल नेक्सस है। क्या है? उनकी पहचान तो कर ली हमने। ऐसे लोग कौन लोग हैं पहचान में? जो जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है इन कंट्रीज में, या जो डर कर भाग आए हैं कि हमारा रिलीजियस परसिक्यूशन आगे ना हो। ऐसे लोग पार्टिकुलर तरीके से अग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, और इसलिए सरकार ने अगर उनको सिंगल आउट करके उनको एडवांटेज दिया है। ऐसे लोग जो बाहर कर रह रहे हैं आकर के इंडिया में 2014 उसके पहले, तो भारत सरकार उनको एडवांटेज दे सकती है। एक चीज तो उनको एडवांटेज देने के लिए उनका जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल रीजनेबल है। ऐसे लोगों को जो 2014 के पहले आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप देना ना देना ये किसी स्टेट का सॉवरेन राइट है, ये संभ्रम अधिकार होता है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। हाँ, उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जिन क्लासेस के लिए हमने लॉ बनाया है, जैसे हमने बनाया हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, तो ये नहीं कर सकते हिंदुओं को दे दो बौद्ध को ना दो, या इस हिंदू को दो उस हिंदू को ना दो, सबको मिलना चाहिए। उस जो पैरामीटर हमने बनाया है, जो पेरिफेरी बनाई है, उसके बाहर के लोग उस लॉ को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए लॉ बना ही नहीं है। आर्टिकल 14 का दूसरा पैरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो जो लॉ है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा जिनका नाम उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। तो आर्टिकल 14 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अब आप कोर्ट में जब जाएंगे तो क्यों लेके जाएंगे? आप ये तो कहेंगे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वल बिफोर लॉ नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। तो जब आपके लिए लॉ बना ही नहीं है तो आपको ग्रीवांस नहीं हुआ, आप जब अग्रीव्ड नहीं है तो कोर्ट में जा कैसे सकते हैं? आपको लोकस स्टैंडाई क्या है? लोकस स्टैंडाई तो उसी का होगा जिसके अधिकार का वायलेशन होता है, जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, भले वो इंडिविजुअली लेके जाए या पीआईएल उस पर हो। पीआईएल में उस एक कम्युनिटी को, सोसाइटी को टारगेट करना होता है कि किसका फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है। तो यहां पर एक तो यह है कि उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, ना उनका ना उनके कोई बिहाफ का, क्योंकि जब उनको उस लॉ में इंक्लूड किया ही नहीं गया है तो वो उनका लोकस स्टैंडाई है ही नहीं है। एक दूसरी, जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में प्ली देंगे, तो आप कहेंगे कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो वायलेशन का क्या मतलब हुआ? वायलेशन मतलब हुआ वायलेशन ऑफ राइट मीन्स वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट, नॉट इमेजिनरी राइट। हमको निकाल देंगे बाहर, हमको भगा दिया जाएगा बाहर, ये काल्पनिक अधिकार है। और जितने केस आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 32 में या जिस 226 हाईकोर्ट में देखेंगे, तो बराबर कोर्ट का नोशन यही है कि आप तभी आइए जब आपके राइट का वायलेशन हो जाए। अगर वायलेशन होने के पहले जाते हैं, अगर आप कोई अप्रहेंशन करते हैं, तो अप्रहेंशन ये प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जब आप लॉ से एग्रीड जब तक ना हो तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जब तक आप ये ना देख लें कि ये कानून इंप्लीमेंट होने के बाद हमें निकाल रहा है, तब आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये लॉ हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, और तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये लॉ
वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप आर्टिकल 14 में जाएंगे लेकर के, तो पहला प्रिंसिपल होता 14 का कि लीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ इज ए प्रिजम्पशन। ये प्रिज्यूम करके जाया जाता है आर्टिकल 14 में, ध्यान रखिएगा। आप जहां भी पढ़ेंगे देखेंगे, जब आर्टिकल 14 में जाएंगे तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो लॉ ठीक है, सही लॉ है, और जब तक आप उसे प्रूफ न कर दें कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक कोर्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मानेगा। और अभी ये मैटर कोर्ट के सामने क्योंकि है, और मुझे लगता है कि चौथा ग्राउंड जो इसका बनता है कि कोर्ट में आप चैलेंज क्या करेंगे, किसी लॉ को करेंगे। लॉ की डिफिनीशन दी गई आर्टिकल 13 क्लास 3 में, और आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है लॉ इन फोर्स। जब तक कोई लॉ फोर्स ना हो तब तक वो लॉ मैच्योर नहीं होता। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया है लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है या उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ है, तो वो नहीं लॉ नहीं होगा। यहां पर लॉ बन तो गया है लेकिन लॉ का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए जब तक नोटिफिकेशन ना हो तब तक लॉ इन्फोर्स नहीं होगा, और जब तक लॉ इन्फोर्स ना हो तब तक आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई राइट्स जो पिटिशनर्स है उनका नहीं बनता। थैंक यू। ज्यादा हो गया।